बढ़िया लड़की। दोस्तों, आप सभी का फिर से शिक्षा सूत्र के इस चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा जो भी डाले जा रहे हैं। और पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा देंगे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो उसकी जानकारी आपको तुरंत से हो जाए। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है उद्देशिका या प्रस्तावना, जिसको बोलते हैं। यह संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी हिस्से पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और यह 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। उसी के बाद संविधान का निर्माण कार्य शुरू हुआ। उस उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित नेहरू ने संविधान कैसा होगा इसका एक उद्देश्य प्रस्तुत किया था। वही उद्देश्य प्रस्ताव कुछ परिवर्तित रूप में प्रस्तावना के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो इसी के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो यह प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसकी भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। अब हम आते हैं कि ये इस प्रस्तावना का महत्व क्या है या इसका अर्थ क्या है। तो प्रस्तावना या उद्देशिका जो है वह एक सारांश है पूरे संविधान का, जो संविधान से परिचय करवाती है। संविधान शुरू होता है वो प्रस्तावना से और इसमें सारांश रूप में विस्तार बतलाया गया है और इनमें उन आदर्शवादी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जो अपने आप में काफ़ी गूढ़ या गूढ़ महत्व रखे हुए हैं, गूढ़ अर्थ अपने में समेटे हुए हैं। तो संविधान को समझने के लिए उन शब्दों को समझना या उनका व्याख्या जानना जरूरी है। उन्हीं शब्दों को जो है सो हम समझेंगे अभी। ये जो प्रस्तावना जो है इसको हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है वह है स्रोत। स्रोत के बारे में बतलाया गया है। प्रस्तावना जो शुरुआत होती है उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग यानी कि हर भारतीय नागरिक जो है सो इस संविधान का स्रोत है। संविधान निर्माताओं का जो चयन हुआ था वो नागरिकों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा हुआ था। अतः संविधान निर्मात्री संस्था जो थी उसका चुनाव एक तरह से भारतीय नागरिकों के द्वारा ही हुआ था और वो भारतीय नागरिक का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पुनः भारतीय नागरिक अपने आप में संप्रभु है, क्योंकि संविधान में अगर किसी भी तरीके का परिवर्तन या संशोधन होता है तो वह उसकी इच्छा के अनुसार ही होगा। अतः भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो भारत के नागरिक हैं। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर। इसके दूसरे हिस्से में राज्य के स्वरूप के बारे में बतलाया गया है। राज्य का स्वरूप मतलब देश का स्वरूप, मतलब भारत कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, उसकी कल्पना की गई है, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो इसमें मूल रूप से 5 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। इन 5 शब्दों की व्याख्या जरूरी है। इसी को अभी हम व्याख्या पे आएंगे। एक शब्द आता है संप्रभु। संप्रभु से मतलब होता है कि हम किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं हैं, अर्थात हम अपने आंतरिक और बाह्य नीति निर्माण में किसी बाहरी सत्ता के दबाव में काम नहीं करेंगे। अपनी स्वेच्छा से हम अपनी नीति और नियम का निर्माण करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है समाजवादी। तो भारत में समाजवाद की जो कल्पना की गई है वो लोकतांत्रिक और आर्थिक दोनों स्तरों पे की गई है। लोकतांत्रिक समाजवाद से मतलब है कि हर व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार बराबर है। और दूसरा आर्थिक समाजवाद से मतलब है कि राज्य या विधायिका वैसे नीति और नियम
बनाएगी जिससे कि सभी नागरिकों का आर्थिक हित एक समान हो। इसमें किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष इस तरीके वर्ग विशेष के व्यक्तियों को लाभ हो वैसी कोई नीति नहीं बनाई जाएगी। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण शब्द है वह है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष अंग्रेजी के शब्द सेकुलर से आया है। प्रारंभ में पंथ निरपेक्ष शब्द उद्देशिका में नहीं थी, इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान उद्देशिका में शामिल किया गया। तो इस शब्द को लाने से पहले एक समिति बनाई गई थी जिसे सिंघवी समिति कहा जाता है। उस समिति को यह कार्य दिया गया था कि सेकुलर का हिंदी शब्द क्या होगा वो बतलाया जाए। तो उस समिति ने सेकुलर के जो सबसे नज़दीक जो हिंदी शब्द जो हो सकता था वो पंथ निरपेक्ष ही सुझाया था। आम बोलचाल की भाषा में लोग पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों शब्दों में भिन्नता है और इसके अर्थ में भी भिन्नता है। और संवैधानिक दृष्टि से पंथ निरपेक्ष शब्द ही सही है। अगर किसी एग्ज़ाम में कहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाता है और ये दोनों ऑप्शन हो कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, तो वहाँ पे सही आंसर होगा पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि यहाँ पे जो मतलब बतलाया गया है कि राज्य का अपना कोई धर्म या पंथ नहीं होगा। दूसरी बात है कि राज्य अपनी नीति निर्माण में किसी पंथ या किसी धर्म से प्रभावित नहीं होगी। और तीसरा जो है कि हर एक व्यक्ति को अपना पंथ या अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होगी। अर्थात धर्म या पंथ जो होगा वो व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होगा, उसमें राज्य किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये पंथ निरपेक्ष में ये तीन मूल बातें हैं। अच्छा, यहाँ पे धर्म और पंथ निरपेक्ष में एक थोड़ा सा एक अंतर है। धर्म मूलतः जो है जो चार जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म हुए। पंथ का मतलब होता है अलग अलग परंपराओं के मानने वाले लोग। जैसे कुछ जनजातीय लोग हैं, उनकी कुछ पूजा पद्धति और परंपरा कुछ अलग होती है, उसके अनुसार से उनका जीवन चलता है, उस के अनुसार से, तो वो एक पंथ होता है। इसी तरीके से कई पंथ हैं। तो हमारा संविधान जो है वो पंथ निरपेक्षता की बात करता है, धर्म निरपेक्षता की नहीं। चौथा जो शब्द है वो है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि हम जो अपने शासन का चुनाव करेंगे वह मतदान के आधार पे होगा, ना कि किसी वंशानुगत क्रम के आधार पे होगा, बल्कि शासक का चुनाव मतदान के द्वारा किया जाएगा। वह मतदान जो है सो दोनों तरीके से हो सकते हैं, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष चुनाव हो, लेकिन उनका जो निर्वाचन होगा वो मतदान के आधार पे ही होगा। पांचवी जो विशेषता है और जो शब्द है वह है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि संवैधानिक प्रमुख जो होगा उसका निर्वाचन होगा, वह किसी वंश परंपरा के आधार पे नहीं होगा। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है सो वो संवैधानिक प्रमुख है। तो हमारे यहाँ प्रावधान है कि राष्ट्रपति का चुनाव हर 5 साल में होता है और वो बदलते रहते हैं। अतः इस परंपरा को अपनाने वाले राज्य को गणराज्य कहा जाता है कि जहाँ का शासक संवैधानिक प्रमुख निर्वाचित हो, वंश परंपरा के अनुसार ना हो। जैसे ब्रिटेन में वहाँ की महारानी जो है सो वर्तमान में संवैधानिक प्रमुख है। वो महारानी जो है वो राज परंपरा से चली आ रही, राज परिवार का वहाँ पे शासन है और वही संवैधानिक प्रमुख वहाँ के होते हैं, राजा या रानी, इस तरीके से। तो वो सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। अब ये दूसरा पार्ट भी उद्देशिका का ये यहाँ पे हम लोग खत्म किए। तीसरे हिस्से पर आते हैं। तीसरा हिस्सा है उद्देश्य। इस प्रस्तावना में संविधान का उद्देश्य बतलाया गया है कि हमारा संविधान किस तरीके का होगा। इसमें एक आदर्श प्रस्तुत किया गया है कि ये आदर्श होंगे और इन लक्ष्यों को प्राप्त करना जो है उद्देश्य होगा।
तो इसमें भी 5 शब्द आते हैं। इन पांचों शब्दों की व्याख्या हम लोग करेंगे। तो पहला जो शब्द आता है वह है न्याय। तो हमारे संविधान में या प्रस्तावना में तीन तरीके का न्याय की बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय से मतलब है कि धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पे किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। छुआछूत की भावना, उपाधियों का अंत किया गया। तो ये सब जो व्यवस्थाएं संविधान में की गई वो सामाजिक न्याय को हासिल करने के लिए हुआ है। आर्थिक लक्ष्य, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय को हासिल करने के लिए हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को लाया गया। उन नीति निर्देशक तत्वों में एक विस्तृत ब्यौरा दिया हुआ है कि शासन जो हमारा होगा वो किस तरीके का होगा। उसको इस तरीके का के नीति और नियम, कार्यक्रम बनाने चाहिए जिससे कि हर किसी का आर्थिक लाभ हो, ना कि किसी व्यक्ति विशेष या समूह का लाभ हो। तो नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा आर्थिक न्याय के लक्ष्य को निर्धारित किया है। तीसरा जो है राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो राजनीतिक न्याय में क्या है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था अपनाई गई है। पहले यह 21 वर्ष की न्यूनतम आयु रखी गई थी कि 21 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो होगा वह मतदान करने का अधिकारी होगा। इसको 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब आते हैं अगले बिंदु पे। इसमें स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता में 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। विचार हर व्यक्ति जो है कोई भी विचार ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र है। वह किसी भी विचार को अपना सकता है, उस पर कोई विचार थोपा नहीं जा सकता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों को प्रस्तुत करने का अधिकार है। वो प्रस्तुत किसी भी माध्यम से कर सकता है, चाहे वह लिख कर सकता है, बोल के कर सकता है, या अन्य माध्यमों, संचार माध्यमों से अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकता है। विश्वास, धर्म एवं उपासना, ये तीनों आपस में मिले जुले शब्द हैं, तो लगभग एक ही है कि हर व्यक्ति को यहाँ पे किसी भी चीज पे आस्था और पूजा पद्धति और उस पे विश्वास करने की स्वतंत्रता है, और उस पूजा पद्धति और उपासना को करने के लिए वह स्वतंत्र है। उस पर किसी तरह से दबाव नहीं डाला जा सकता कि कोई पर्टिकुलर धर्म या उपासना पद्धति को ही वह अपनाए। अब आते हैं तीसरे बिंदु पे, समता, प्रतिष्ठा एवं अवसर। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता हर भारतीय नागरिक को दी गई है। इसमें है कि नियोजन में किसी भी तरीके का विभेद नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार से विभेद का मतलब है धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे या जन्म स्थान के आधार पे किसी भी तरीके से विभेद नहीं किया जाएगा, बल्कि हर किसी को समान दृष्टि से देखा जाएगा और समान रूप से अवसर दिया जाएगा। अब इसमें इस बिंदु पे आने से पहले समानता में क्या है कि प्रश्न उठता है कि क्या आरक्षण की व्यवस्था जो है वो इस भावना को किसी तरीके से हानि पहुंचाती है? तो नहीं, इसमें जो है सो इसमें प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का जो एक अवधारणा है उसको अपनाया गया है, जिसको सकारात्मक विभेद बोला जाता है हिंदी में। तो कि वैसे कुछ समाज के वर्ग हैं, वैसे कुछ लोग हैं जो ऐतिहासिक रूप से विकास और सामाजिक रूप में पिछड़ गए। उन व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा तक लाने के लिए कुछ विशेष
प्रावधान की जरूरत है। अतः जो है सो आरक्षण जो है किसी तरीके से समता की भावना को नष्ट नहीं करता है। अब आते हैं व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा का मतलब होता है हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और शासन का यह कर्तव्य होगा कि वह व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के सारे साधन उपलब्ध करवाए। अब इस संबंध में जो है सो कोर्ट में कई वाद विवाद हुए हैं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ एडवाइजरी या जजमेंट कहेंगे, जजमेंट ही जारी किया है, जो कि हम आगे के पाठ में बतलाएंगे। और अनुच्छेद 21 जो है इस संबंध में वो प्रावधान करता है, और इसमें विस्तार पूर्वक बतलाया गया है कि गरिमापूर्ण जीवन में क्या क्या आता है। तो इसमें रहने के लिए घर, स्वच्छ पानी, स्वच्छ वायु, या ध्वनि रहित माहौल, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये जो है सो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीज़ें जो दिए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश में। अब आते हैं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के बारे में। तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता से मतलब है कि हमारी विधायिका जो है ऐसा कोई नियम कानून नहीं बनाएगी, या कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से उस तरीके का बर्ताव नहीं करेगा, व्यवहार नहीं करेगा जिससे कि राज्य की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचे। तो ये हो गया तीसरा हिस्सा, जिसमें संविधान के उद्देश्य को बतलाया गया है। अब इन उद्देश्यों के बारे में चर्चा करने के बाद एक बात और भी बतलाना चाहूँगा कि इनमें जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, इन सब चीज़ों की जो बात की गई कि इनमें स्वतंत्रता दी गई है, तो साथ में जो है सो यह भी है कि इन स्वतंत्रताओं का कोई भी व्यक्ति अनावश्यक उल्लंघन नहीं करेगा। यह स्वतंत्रता तभी तक जायज़ है जब यह किसी दूसरे के अधिकार में हनन या कमी या दुष्प्रभाव न डाले, तभी तक यह अधिकार उसके लिए है। नहीं तो एक निश्चित बिंदु के बाद यह स्वतंत्रता खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। अब इसके अंतिम और चौथे भाग पे आते हैं। इसमें जो है सो संविधान को अपनाने, आत्मार्पित करने और अंगीकृत करने की तिथि बतलाई गई है। यह जो डेट है यह है 26 नवंबर 1949। इस तिथि को हम संविधान को अपनाया गया, और हिंदी में इसका जो दिया हुआ है मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो यहाँ पे विक्रमी संवत के अनुसार से यह तिथि आती है। इसको याद रखेंगे कि पूछा जा सकता है कहीं कि जो उद्देशिका बनी है उसमें से किस संवत के आधार पे तिथि को अपनाया गया है। तो विक्रमी संवत के आधार पे ये तिथि अपनाई गई है। अब आते हैं इसके संशोधन के विषय में कि उद्देशिका या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है या नहीं। हमारे संविधान में एक है अनुच्छेद 368। इस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने के तरीके बतलाए गए हैं कि संशोधन किस तरीके से किया जा सकता है। उसमें संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से को में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। तो इसी संबंध में प्रश्न उठता है कि क्या उद्देशिका या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कई वाद आए हैं। उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय भी दिया गया है। तो शुरू में यह अवधारणा रही कि प्रस्तावना या उद्देशिका जो है यह संविधान के मूल हिस्से में नहीं था, और इसको लागू भी जो किया गया है वो सबसे बाद में किया गया है। संविधान के अन्य अनुच्छेद को पहले लागू किया गया, और प्रस्तावना को सबसे अंतिम में लागू किया गया है। तो कई लोगों का कहना है कि यह संविधान का मूल हिस्सा नहीं है। इसी बात पे विवाद शुरू से रहा कि यह संविधान का मूल हिस्सा है या नहीं है। उसी संबंध में कोर्ट का जजमेंट भी कुछ अलग अलग तरीके से आया। तो पहला जो मामला आया था वह था
बारी का मामला 1960 ईस्वी में यह आया था। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि यह संविधान का मूल भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके उलट 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद आया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी वाले मामले में दिए गए जजमेंट को पूरी तरह से बदल दिया और इसमें बतलाया कि नहीं, प्रस्तावना जो है सो संविधान का एक हिस्सा है, मूल भाग है, और अतः इसमें उसी तरीके से संशोधन किया जा सकता है जैसे संविधान के अन्य हिस्से को संशोधित किया जा सकता है, परंतु यह संशोधन उस बिंदु तक ही किया जा सकता है जहां पर इसके मूल ढांचे में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं हो। परंतु इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का मूल ढांचा क्या है इसके बारे में कोई बात नहीं की। अब 1993 में एस.आर. बोमई का मामला आया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे से संबंधित कुछ एक मार्गदर्शन दिया कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। तो उसमें लोकतंत्र, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, संघीय ढांचा, एकता, अखंडता, न्याय, इन सब तत्वों को मूल ढांचे के रूप में बतलाया कि ये सारे तत्व जो हैं वो मूल तत्व हैं, इसमें जो है सो संशोधन नहीं किया जा सकता है या उस बिंदु तक संशोधन नहीं किया जा सकता है कि संविधान की जो मूल भावना है उसको नष्ट करता हो। तो जैसे लोकतंत्र का हम जिक्र कर चुके हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष का भी जिक्र कर चुके हैं। यहाँ पे संघीय ढांचा से मतलब है कि हमारे यहाँ दो सरकारें चलती है, केंद्र में सरकार चलती है, एक राज्य में सरकार चलती है, और दोनों ही सरकारों को आपस में मिलजुल के काम करना है। और इसमें 7वीं अनुसूची में विषय हैं। केंद्र कुछ विषयों में कानून बनाती है, राज्य के संबंध में अलग अलग विषय दिए गए हैं, तो और कुछ समवर्ती विषय भी हैं उसमें शामिल किया गया है। तो दोनों स्वतंत्र हैं एक दूसरे से और मिलजुल के काम करना है, तो उस संघीय ढांचे को नष्ट नहीं करना है। अब आते हैं 42वें संविधान संशोधन में। हमारे मूल प्रस्तावना में ये 3 शब्द नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में डाला गया। इसमें ध्यान रखेंगे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द और यहाँ पे सिर्फ अखंडता नहीं है, जो शब्द जोड़ा गया था वो था और अखंडता। तो जब कहीं अगर प्रश्न पूछा जाए जिसमें अखंडता और अखंडता दोनों हो तो और अखंडता सही होगा। अब आते हैं कि संविधान के इस प्रस्तावना के संबंध में कुछ लोगों ने अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए हैं। वो वक्तव्य से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको जानते हैं। तो एक न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में इन्होंने 1967 में यह मामला आया था। इस मामले में जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि प्रस्तावना जो है सो संविधान की मूल आत्मा है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और इसमें किसी तरीके से संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो यह एक महत्वपूर्ण है कि उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है। दूसरा है के.एम. मुंशी, जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। उन्होंने बतलाया था कि उद्देशिका राजनीतिक जन्मपत्री है। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री बतलाया था। जैसे किसी का जन्म होता है तो उसकी जन्मपत्री बनती है। उस जन्मपत्री में पूरा विस्तार पूर्वक उसके भविष्य का वर्णन होता है कि वो उसकी कितनी आयु होगी, वो क्या बनेगा, क्या करेगा, इन सब सारी बातों का जिक्र होता है। इसी तरीके से उन्होंने उद्देशिका को बतलाया था कि उद्देशिका में जो बातें लिखी हुई है वो आदर्श
स्थापित किए गए हैं, आदर्श दिखलाया गया है जिसके लक्ष्य की प्राप्ति हमारा उद्देश्य है। तो इस तरह से उनका यह वक्तव्य काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उद्देशिका राजनीतिक जन्मपत्री है। इसी प्रकार से एक संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने बोला था कि यह उद्देशिका हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घकालिक सपनों का विचार है, उनका कहने का तात्पर्य यह था कि उद्देशिका में जो लक्ष्य स्थापित किए गए, जो आदर्श स्थापित किए गए हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करना किसी भी शासन प्रणाली के लिए, किसी भी शासन के लिए आसान नहीं है। अतः हो सकता है कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति में एक लंबा समय लगे। तो क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था तो हमारे पास उतने साधन नहीं थे, तो उतने साधन हमारे शासकों के पास होंगे नहीं होंगे, तो जैसे जैसे हमारे पास साधन होते जाएंगे उन लक्ष्यों की पूर्ति होगी। लेकिन हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो यही आदर्शवादी तथ्य होने चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देंगे। साथ में पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि शिक्षा सूत्र के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।